अजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी को मारने की धमकी देना? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो, और खुलेआम वीडियो जारी करना। मतलब किसी में कोई अब डर नहीं रह गया है शासन का, प्रशासन का। ये जो zombies बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मंत्री जी ने बयान दे दिया, तमाम और नेताओं ने बयान दे दिया, तो इन्होंने मान लिया कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं और उनको गोली मार देनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। मंत्री क्या एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है? मंत्री एक मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। उसका बयान सरकार का बयान माना जाता है। यानी भारत की सरकार राहुल गांधी के लिए यह प्लॉट तैयार कर रही है कि उनकी हत्या कर दी जाए। जिस तरह के बयान उनके सांसदों के आते हैं, खुद संसदीय कार्य मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हर चीज सही से हो, तथ्यों पर हो, सब कुछ हो, वो यह बात कहता है कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है उसे खत्म कर देना चाहिए। तो यही संदेश है कि राहुल गांधी को मार दो, हम नहीं मार पा रहे हैं, तुम मार दो। तो यह संदेश किरण रिजिजू ने दिया है, और यह संदेश कोई वो नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री है, सामूहिक जिम्मेदारी है। तो यह बयान प्रधानमंत्री का भी हो जाता है, गृह मंत्री का भी हो जाता है, रक्षा मंत्री का भी हो जाता है, पूरे मंत्रिमंडल का हो जाता है, क्योंकि उनका एक मंत्री दे रहा है और इस पर किसी ने भी उसको कंडेम नहीं किया है आज तक। जब कंडेम नहीं किया है, उन्हीं की पार्टी के सांसद ने सदन के अंदर उन्हें जो है अर्बन नक्सल भी बताया। हालांकि आज तक अर्बन नक्सल क्या है कानूनी कोई परिभाषा नहीं है, चाहे बीएनएस में हो, चाहे आईपीसी में हो, चाहे सीआरपीसी में रही हो, चाहे भारतीय न्याय उसमें नागरिक संहिता में। तो ऐसी स्थिति में आप यह समझ लीजिए कि जो है ही नहीं, तो इस तरह से करके जो जो शब्द बोले जाते हैं, प्रधानमंत्री और उन्हीं के लोगों ने तो राहुल गांधी को कहा था ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू विरोधी है, ये हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। सदन में प्रधानमंत्री ने कहा था हिंदुओं का आप अपमान कर रहे हैं, हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। तो इस तरह से करके ये एक वातावरण बना रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। यदि आप इतिहास में जाएंगे तो महात्मा गांधी की हत्या के पहले इसी तरीके से 1945 से लेकर लगातार ये माहौल बनाया गया था, और तभी 1945 में वह कार्टून सावरकर के उस अखबार में छापा गया था जो गोडसे ने ही बनाया था, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस, इन सब को मार देने, इनके हत्या कर देने के लिए दिखाया गया था, उन्हें रावण की तरह से, और उधर जो है संघियों को राम की तरह से। तो अब आप यह समझ लीजिए, इस तरह से इन्होंने नफरत फैलाते फैलाते 6 बार गांधी जी की हत्या के प्रयास किए, और उसके बाद उनकी हत्या हुई। तो यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की 4 बार हत्या की कोशिश की गई थी, इंदिरा गांधी की हत्या की कोशिश की गई थी, तो राजीव गांधी की गई थी। तो ये सारी कोशिशें ये करवाते हैं, उनको बदनाम करके, उनके बारे में झूठ फैला के, उनको और तरह से करके। तो यही इनका है, जिससे समाज में एक उनके प्रति नफरत पैदा हो, एक गलत वो नैरेटिव जाए कि वो तो भाई देश विरोधी हैं, वो तो ये है, वो तो वो है, और उसके बाद उसका लाभ मिलाकर उठाकर किसी अपने से ही हत्या करा देना, और बाद में कहना अरे वो तो कुछ दिन पहले ही हमारा संगठन छोड़ चुका था, अब तो वो भाजपा में था नहीं, अब तो वो आरएसएस में था नहीं, अब तो वो इसमें था नहीं। जैसे गोडसे के लिए कहा था कि अरे वो तो कुछ दिन पहले ही छोड़ चुका था आरएसएस। तो यही इनका चाल चरित्र चेहरा है, वही साजिश रची जा रही। जी
अच्छा, संसद के अंदर हम देख रहे हैं बहस होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, हंगामा भी होता है, लेकिन ये हंगामा बढ़ते बढ़ते सामाजिक तौर पर क्या असर डाल रहा है, ये क्या खतरनाक चीज नहीं है? सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है कि उसने कोई धमकी दे दी, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है कि इस तरह की धमकी दे रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है क्योंकि वो पटका डाले हुए है, वो करणी सेना का खुद को बता रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो कहां से जुड़ा है, क्या जुड़ा है। समाज में जो नैरेटिव जा रहा है लोगों के भीतर, वो इधर से जाए चाहे उधर से जाए, वो हिंसक जा रहा है। तो इस समाज में हम सब रहते हैं, इससे तो हर कोई प्रभावित होगा। सिर्फ राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी प्रभावित नहीं हो रहा है, हम सब भी प्रभावित हो रहे हैं। हम सब भी कुछ कल को बात कहेंगे तो कोई हम पर बंदूक तान देगा, कहेगा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो लोग, हम लोग चाइना में थोड़ी ना, हम लोग कोरिया में थोड़ी ना जी रहे हैं कि यहाँ कोई अपनी बात भी नहीं कह सकता है। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, उस मैं पट्टा डाल लूं भाजपा का तो मैं भाजपा का हो गया, ऐसी नहीं होता है और न ये मानना चाहिए। लेकिन जब हम राज का फेसबुक आईडी देखते हैं तो उस आईडी में देखते हैं कि वो भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है, वो भाजपा के नेताओं, चाहे ओम बिरला हो या और तमाम सारे लोग हों, उनके साथ वो लगातार रेगुलर उनके कैंपेन का हिस्सा बन रहा है और जिस तरीके से कर रहा है वो सारी एक्टिविटी उसमें मिल जाती है, वो हिस्ट्री मिल जाती है। उससे यह प्रूव होता है कि वो भाजपा के साथ आज तक जुड़ा हुआ है और भाजपा में ही, भाजपा के ही लिए वो काम करता है आ रहा है। इस समय जो करणी सेना के बड़े वो एक नेता हैं, गुड़गांव में रहते हैं, वो भाजपा के ही प्रवक्ता हुआ करते थे हरियाणा में। आज वो अंबू, तो इसी तरीके से तमाम सारे लोग। तो ये भाजपा तमाम इस तरह के संगठन बनाती है। अब आपको याद होगा अभिनव भारत किसका संगठन था, आपको पता है? नहीं पता होगा। अभिनव भारत सावरकर का संगठन था और इसी के जरिए वो सारी आतंकी घटनाएं कराता था। इसी के जरिए उसने इंग्लैंड में रहते हुए वहां से रिवॉल्वर जो है सप्लाई किया था, असलहों की सप्लाई करता था, जिस मामले में वो अरेस्ट हुआ था और उससे वहां के कलेक्टर की हत्या हुई थी नासिक के। तो अब आप ये समझिए, और वो कलेक्टर भारतीयों का सपोर्टर माना जाता था जिसकी हत्या हुई थी। उसके बाद में देखिए वहां पर वो दो आरोपों में गिरफ्तार हुआ था। एक आरोप था उस कलेक्टर की हत्या में जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुआ था, वो उसने रिवॉल्वर की तस्करी करके भेजा था, नंबर 1। दूसरा ये कि उसने वहां की एक महिला के साथ में अटेम्प्ट किया था रेप का। ये 2 मामले थे जिनमें वो अरेस्ट करके लाया जा रहा था। जब लाया जा रहा था तो फ्रांस के तट पर जब जहाज रुका तो वहां पर वो उसके टॉयलेट के उससे जो छेद होता है, उस समय उस तरह की होती थी, तो देखा उसने किनारे है समुद्र के, तो उसने उससे भागने की कोशिश की थी और उस दौरान वहां पर 2 सैनिक जो है गोलीबारी में मरे थे। अब उन सब में पकड़ने कारण उसे सजा हुई थी। उसने भारत के अंदर कोई, सावरकर ने देश का स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा था, क्योंकि 1909 में ही वो वहां से गिरफ्तार होकर भारत आया। तो आंदोलन कब लड़ा? वो तो जेल में ही रहा। तो उसने ये संगठन बना करके इस तरह के काम किए थे। यही आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस तमाम संगठन बनाता है और यही अभिनव भारत था जिसने मालेगांव का बम ब्लास्ट कराया था, जिसने मस्जिद का, वो हैदराबाद वाली मस्जिद का कराया था, जिसने अजमेर की दरगाह शरीफ में कराया था। तो ये सब लोग वही हैं। ये नाम बदल बदल के तमाम संगठन बनाते हैं और इस तरह की घटनाएं करते हैं। उसी अभिनव भारत से जुड़ी हुई वो प्रज्ञा ठाकुर को नरेंद्र मोदी ने टिकट दी थी और वो भोपाल से सांसद बनी थी। तो ये आप जान लीजिए, यही इनका एजेंडा है और यही इनके तरीके हैं। इसी तरीके से कराते हैं, चेक करते हैं और फिर हत्याएं करा देते हैं। जी अजय जी, रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गुमराह कर रहे हैं,
खड़गे खेड़ा साहब कह रहे हैं कि रिजिजू जी देश को जो है गुमराह कर रहे हैं। असल में गुमराह कौन कर रहा है और असल में गुमराह हो कौन रहा है? ये राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, यहाँ जनता जनार्दन जो है गुमराह हो रही है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, इस सब से कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है मिल रहा है कुछ? नहीं तो उसके लिए दोषी कौन है? जनता दोषी है। जनता की तो बात मत कीजिए भाई। इस देश की सबसे बड़ी अपराधी इस देश की वह जनता है जिसने वोट दिया, जिसने नरेंद्र मोदी को और उनके जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों को चुना है। वो क्या मांग रही, किससे मांग रही? जब आपने चुना है, आप फैसला कीजिए ना कि आपने किस लिए चुना था। यदि इसीलिए चुना था तो आपको मिल रहा है, और यदि इसके लिए नहीं चुना था तो आप फिर उसके खिलाफ मत करते। आपने तो नहीं किया, तीसरी बार आपने चुना है। लेकिन अजय जी ये तो स्वाभाविक नहीं, धोखा हो गया। धोखा एक बार होता है, धोखा एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, एक बार धोखा आदमी खाता है तो कहते हैं धोखा खाना वो ठीक होता है, उससे कम से कम वो सीखता है। लेकिन बार बार यदि आप वही कर रहे हैं तो साहब आप अपराधी हैं। ये कानूनी परिभाषा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। कानून कहता है कि आपको धोखा एक बार हो सकता है, लेकिन यदि आप रिपीटेडली वही काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप आदतन अपराधी हैं। लेकिन अजय जी तो इस देश की वह जनता, वह मतदाता आदतन अपराधी है, और जो आदतन अपराधी है वो सवाल क्या करेगा? इसलिए मैं उस जनता के किसी उस सवाल पर तो मैं जाता नहीं हूं कि जनता इस योग्य है कि उसके सवालों का जवाब दिया जाए। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जनता के उन सवालों का जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं उनकी जनता को जवाब नहीं चाहिए, उनके मतदाता को जवाब नहीं चाहिए। जवाब तो उस जनता को चाहिए जो लोकतंत्र को पसंद करती है, जो नागरिक है, जो सोचती समझती है। और जो सोचती समझती है वो इन्हें वोट नहीं देती है, क्योंकि जो सोचता है, समझता है, पढ़ता है, जानता है, वो कभी इनको वोट नहीं देता है। वो गलती कर सकता है, लेकिन गलती एक ही बार होती है। लेकिन अजय जी तो ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं सर? ऐसे जो सवाल जनता की तरफ से उठे हैं या किसी और की तरफ से जो सोच समझ के सवाल उठाए जाए, उनको काउंटर करने के लिए ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया गया है, ये गोडसे टाइप। तो मैं फिर वो जो खड़े किए गए हैं काउंटर करने के लिए, मुझे यही तो बताइए, वो क्या मतदाता नहीं है? वो मतदाता नहीं है, वो वोटर नहीं है। वो तो नहीं तो फिर इसका मतलब है आपने कह दिया जब उनके ब्रेन वॉश तो गधे हैं, और यदि गधे हैं तो गधों को तो जवाब दिया नहीं जाता है। यही तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को तो जवाब चाहिए ही नहीं, उनको तो जो हम भाषण दे देंगे वही सही है। उन्हें कोई परीक्षण नहीं करना है कि क्या सही है क्या गलत है। परीक्षण तो वो कराता है जो ईमानदार है, जो सच है, जो समझदार है, वो तथ्य जांचता है। कभी गधा क्या तथ्य जांचता है? वो तो जांचेगा ही नहीं, वो तो दौड़ पड़ता है। और वही चल रहा है। वो जानते हैं हमारी ताकत वही लोग हैं जो गधे हैं, जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनको हम जो नैरेटिव दे देंगे उसी के पीछे बगैर कुछ जांचे, वो क्या नाम है, ले गया, पूछ ले गया, गधा ले गया, क्या ले गया, तो उसी तरीके से वो पीछे भाग लेंगे। तो जब उनकी ताकत वो है तो वो आपको क्यों चाहेंगे कि आप पढ़िए, आप लिखिए, आप नॉलेज बढ़ाइए, आप बहुत काबिल बनिए? उनको तो वो चाहिए जो हम कहें बस वही सही है। हम कह दें इसको पूजो, हम कह दें गणेश दूध पी रहे हैं तो दूध पीने लगे, हम कहें ये कर रहे हैं, चोटी काटने वाला गैंग आ जाए तो चोटी कटने लगे। हाँ, वो क्या चोटी कटवा, मैं हिंदुस्तान का संपादक था उन दिनों, हमारे इलाके में बड़ी घटना हो रही थी, बार बार आए, मैंने तमाम जगह चेक कराया, मैं कहा है क्या, समझ में ही नहीं आया। लेकिन अब खबर तो होती थी कि साहब चोटी काट ले जा रहा है। कौन कहा? जब तमाम केसेस की स्टडी की गई तो पता चला लड़की बाल कटाना चाह रहे, नहीं कटवा रहे थे तो चोटी काट ली, किसी ने कोई और कारण से काट ली, किसी ने कोई और
ड्रामा किया, और इस तरह के सारे ड्रामे मिले। तो जब ये मिलते हैं तो पता चलता है कि सच्चाई क्या। तो लेकिन इस देश में तो लेके चला गया ना, कौवा कान ले गया ले गया ले गया। तो ये गधे हैं तो इनको ले गया और ये चले जा रहे हैं। तो उन गधों को ना मैं जवाब देना चाहूंगा और ना मुझे लगता है नरेंद्र मोदी देते हैं। मजबूरी भी है क्या, क्योंकि इस देश के 80 करोड़ लोग उस 5 किलो राशन पर जिंदा हैं जो सरकार दे रही है। तो एक मजबूरी भी तो है। वोट उनको नहीं देंगे तो क्या करेंगे? उनको डरा के रखा गया है कि हम गए तो ये 5 किलो भी गया। तो हिमांशु, ऐसे लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस उसमें है कि हम कमा के नहीं खा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है हम धरती पर बोझ हैं, और यदि हम बोझ हैं तो हमें जीने का हक नहीं है। सीधी सी बात है, मजबूरी हो सकती है कि हमें 4 दिन के लिए उधार दे दो, मजबूरी हो सकती है कि हम लोन ले लें, मजबूरी हो सकती है हम कुछ काम शुरू करने के लिए कोई चीज करें, लेकिन यह मजबूरी नहीं हो सकती कि भैया हम हर महीने लाइन में लगेंगे, हमें भीख की तरीके से अनाज दे दो। तो भिखारी और तुम में अंतर क्या है? तो फिर ऐसे लोग नागरिक बन ही नहीं सकते, और जो नहीं बन सकते हैं वो बोझ है। और इसको संस्कृत में एक वो है, श्लोक है कि जो धरती पे बोझ है उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। तो साहब, बोझ को कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। फिर मैं कहूंगा, बोझ बनना आपने स्वीकारा है, बोझ उन्होंने नहीं बनाया है। उन्होंने लालच दी, आप उस लालच में बोझ बन गए। और यदि आप बोझ बन के कहें और आप डरपोक हैं, आप जवाब नहीं दे पाते हैं, आप इस डर से, मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो किया। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की हिस्ट्री में किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ किसी कंट्री की संवैधानिक पीठ ने कभी भी किसी पर सुमोटो नहीं लिया। मैं क्या डरा? मैं ठेंगे पे रखता हूं, जो करना है सुप्रीम कोर्ट को मेरे खिलाफ कर ले। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, नहीं इसलिए दे रहा हूं कि मैं नहीं डरा। मेरे खिलाफ स्मृति ईरानी ने FIR दर्ज कराई, मैं डर गया क्या? नहीं, जो करना है कर लो। लेकिन अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है, तो यही चीज यदि आप अड़ के खड़े हो जाए तो कौन माई का लाल क्या कर लेगा? और फिर तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है, मैं उस चौपाई को दिन में कम से कम 2-3 बार पढ़ लेता हूं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, यानी नुकसान होना, लाभ होना, यश होना, अपयश होना, और जीना और मरना सब भगवान के हाथ है। जब उसके हाथ है तो तुमसे किस बात का डरना भाई? जो करना हो कर लेना। यदि तुम्हारे हाथ से मरना लिखा है, मैं कहता हूं राहुल गांधी को, यदि उसी के हाथ से मरना लिखा है तो मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजीव गांधी मर गए, इंदिरा गांधी मर गई, उनके तमाम जो है पुरखे मर गए, 11 लोग उनके लोगों शहादत दिए, चले गए। वो कुछ नहीं, नुकसान आपका होगा। आपने देश में एक अच्छे लीडर को खो दिया, आपने एक अच्छे प्रधानमंत्री को खो दिया, आपने इस देश के एसेट्स को खो दिया, और आप बर्बादी में आ गए। इसलिए सोचना इस देश की जनता को है, वो सोच पाए, यदि उसके पास दिमाग होगा तो सोचेगी, नहीं है तो नहीं सोचेगी। डर में जिएगी तो जीते रहो डर में, और डर डर के तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, इकबाल भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, हिमांशु भी मरेंगे। हो सकता है मैं पहले मर जाऊं, कोई बाद में मरे, लेकिन मरना हम सबको, और हम ही को नहीं, हमारे बच्चों को भी मरना है, हमारे बाप दादा भी मरे। ठीक है, ठीक। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई नहीं तो डरना किस बात का भाई? जी, एक अच्छा समाज बनाए, यही हम सबकी जो है कोशिश होनी चाहिए।